नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, दौसा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के क्रम में पूर्व में हम दो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासिका रजिया सुल्तान के बारे में आज हम बात करेंगे। रजिया सुल्तान का शासनकाल काफ़ी अल्प समय के लिए रहा है। करीब 4 साल और कुछ महीने इसका शासन रहा है। 1236 से 1240 ईस्वी के दौरान रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका रही। पूर्व में जब इल्तुतमिश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने यह देखा था कि इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का देहांत उसके शासनकाल के दौरान ही हो गया था और शेष पुत्रों को अयोग्य मानते हुए इल्तुतमिश ने वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया तथा अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद भी रजिया के लिए राजगद्दी हासिल करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत अमीर उमरा वर्ग किसी स्त्री को अपनी शासिका नहीं स्वीकार सकता था। इस कारण उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का शासक या सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर तो बैठा, लेकिन सत्ता का केंद्र उसकी माँ शाह तुर्कान बन गई, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। और नवीन सुल्तान भोग विलास में डूब गया, जिसके कारण संपूर्ण साम्राज्य में अव्यवस्था का आलम हो गया। चूंकि तुर्की अमीर ये सोचकर रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया था कि वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य कर पाएंगे और रुकनुद्दीन उनकी कठपुतली के रूप में रहेगा। लेकिन क्योंकि शाह तुर्कान ने सत्ता का केंद्र अपने हाथों में ले लिया था, तो तुर्की अमीर उस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से वो शासन करना चाह रहे थे। इससे असंतुष्ट होकर विभिन्न सूबेदारों जैसे मुल्तान, हांसी तथा बंदायूं के सूबेदारों ने मिलकर फिरोज के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और दिल्ली की ओर कूच किया। फिरोज का वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी उनके साथ इस विद्रोह में शामिल हो गया था। फिरोज जब अपने विरोधियों का सामना करने सेना के साथ गया हुआ था, तब पीछे से रजिया ने अवसर का लाभ उठाकर शुक्रवार की नमाज के समय वहां पर पहुंचकर लोगों से, जनता से यह आग्रह किया कि उसको राजगद्दी पर बैठा दें, क्योंकि इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी वही है। उसने यह भी बताया कि जो अव्यवस्था का आलम है, जो अव्यवस्था पूरे साम्राज्य में फैली हुई है, यह उसको सही करने में अपना पूरा प्रयास करेगी। लाल वस्त्र पहनकर रजिया सुल्तान वहाँ पर पहुँची। दिल्ली की जनता और सैनिक पदाधिकारियों ने उसको सहयोग किया और राजगद्दी पर रजिया सुल्तान को शासिका के रूप में काबिज करा दिया। शाह तुर्कान को जेल में डाल दिया गया और 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज का भी कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि 7 महीने का अलोकप्रिय शासन जो कि रुकनुद्दीन फिरोज का था, उसका अंत हो गया और रजिया संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम स्त्री सुल्तान के रूप में राजगद्दी पर बैठी।
राजगद्दी पर बैठने के उपरांत रजिया के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थीं। सबसे पहली कठिनाई तो वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी तथा अन्य सरदार किसी स्त्री के शासन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, वे विरोधी जिनसे रुकनुद्दीन फिरोज संघर्ष के लिए गया था, बंदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के सूबेदार, उनका रजिया के चुनाव में कोई हाथ नहीं था, तो वह पुनः रजिया के विरुद्ध भी एक षड्यंत्र करने लगे और वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी उनके साथ शामिल हो गया। तुर्की अमीर स्वयं को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित कर चुके थे और राज्य पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रजिया जैसी योग्य शासिका उनके उद्देश्य की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा थी, इसलिए वे भी इसे स्वीकार नहीं रहे थे। सनातनी मुसलमान जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो भी रजिया से अप्रसन्न थे, क्योंकि रजिया ने स्त्रियों की पोशाक और पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों के समान कबा यानी कुर्ता और कुला यानी पगड़ी धारण करने लगी थी और राज दरबार में उसी वेशभूषा में उपस्थित होती थी। रजिया ने इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने जो विरोधी सरदार थे उनमें फूट डाल दी और 2 सरदारों को बंदी बना लिया और मृत्युदंड की सजा सुना दी। प्रशासनिक दृष्टि से जो पुराने तुर्की अमीर महत्वपूर्ण पदों पर थे, उनके स्थान पर इसने एक नवीन संगठन स्थापित करने की कोशिश की। महजबुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया और प्रांतीय सूबेदारों के पद पर भी अपने विश्वास पात्र नए व्यक्तियों की नियुक्ति करने लगी। इस प्रकार उसने एक तरह से प्रशासनिक पुनर्गठन का कार्य किया, जिससे स्वयं के विश्वास पात्र अधिकारी और सूबेदार नवीन पदों पर नियुक्त किए गए। रजिया के राज्यकाल में नसरुद्दीन नाम का एक तुर्क था, जिसके नेतृत्व में पाखंडी धर्माधिकारियों ने किरामित और अहमदिया संप्रदाय के लोगों ने विशेषकर एक उपद्रव फैलाने की कोशिश की, लेकिन सुल्ताना ने उसको भी सख्ती से दबा दिया। जमालुद्दीन याकूत से संबंध। रजिया का जमालुद्दीन याकूत नामक एक अबिसीनिया का रहने वाला व्यक्ति जो गैर तुर्क था, उसको अमीर आखूर यानी अस्तबल के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जमालुद्दीन याकूत से रजिया सुल्तान के काफ़ी मधुर संबंध थे और यह भी कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर सवार होती थी तो याकूत के कंधे पर पैर रखकर ही घुड़सवारी करती थी। इब्न बत्तूता नामक इतिहासकार ने याकूत के प्रति उसके संबंध को अपराधात्मक बताया है, लेकिन समकालीन मुस्लिम इतिहासकार मिनाजुस सिराज इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाता है और इस संदर्भ में इस तरह की कोई बात नहीं करता है। ऐसा माना जा सकता है क्योंकि रजिया बहुत ही समझदार और दूरदर्शी महिला थी। उसने जानबूझकर इस नीति को अपनाया था जिससे वह तुर्की अमीरों का जो राजकीय पदों पर एकाधिकार है उसको समाप्त कर सके और गैर तुर्की लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर सके जो उसके वफादार रहेंगे। रजिया का पतन। विभिन्न कारणों से तुर्की सरदार एक छोटे संगठन के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने एक षड्यंत्र किया रजिया को गद्दी से हटाने का और उसका जो प्रमुख नेता था वो इख्तियारुद्दीन ऐतिगीन था जो अमीर हजीब के पद पर कार्यरत था। इस षड्यंत्र में 2 सूबेदार शामिल हुए, बटिंदा का सूबेदार अल्तुनिया और लाहौर का सूबेदार अय्याज। जैसी कि योजना थी उस योजना के तहत अय्याज ने 1240 ईस्वी में एक विद्रोह कर दिया जिसका दमन रजिया के द्वारा कर दिया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद
15 दिन के भीतर ही बठिंडा के सरदार अल्तुनिया ने भी विद्रोह कर दिया। रानी जैसे ही विद्रोहियों को सबक सिखाने राजधानी से बाहर जाती है, पीछे से राजधानी में विद्रोही सरदार जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर देते हैं। जब रानी को यह समाचार मिलता है तो वह मानसिक रूप से परेशान होती है, उसका पक्ष कमज़ोर हो जाता है और राजधानी से जो उसका संपर्क था वो टूट जाने के कारण पराजित हो जाती है और अल्तुनिया के द्वारा बंदी बना ली जाती है। बंदी बना लिए जाने के बाद इल्तुतमिश के तृतीय पुत्र बहराम शाह को नया सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। अल्तुनिया, जो कि बठिंडा का शासक है, जिसने रजिया सुल्तान को बंदी बना रखा है, उसे इस पूरे विद्रोह के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता है। इस कारण से वो असंतुष्ट हो जाता है और रजिया उसके असंतुष्ट होने का लाभ उठाकर अल्तुनिया से शादी कर लेती है और उसके उपरांत पुनः दिल्ली की प्राप्ति का प्रयास करती है और अल्तुनिया की सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच करती है। लेकिन बहराम की सेना के द्वारा रजिया सुल्तान पराजित हो जाती है और जब वापस बठिंडा लौट रही थी उस समय कैथल नामक स्थान के समीप हिंदू डाकुओं के द्वारा रानी और उसके पति बठिंडा के शासक अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। रजिया का जो ये दुखद अंत है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में भी अंधविश्वास पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। मिन्हाज-उस-सिराज, जो कि उस काल के समकालीन इतिहासकार हैं, उन्होंने तो यह लिखा भी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण उनका ये कोटेशन है, महती सामग्री चतुर, न्यायी, ध्यानशील, विद्वानों की आश्रयदायी तथा राजाओं के समस्त आवश्यक गुणों से संपन्न थी। यानी सारे गुण थे रजिया सुल्तान में, परंतु एक ही अवगुण था और वो क्या था? विधाता ने उसे पुरुषत्व प्रदान न कर स्त्री बनाया था और यही उसका सबसे बड़ा अवगुण बन गया। धन्यवाद।